नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 23 अगस्त 2022। आज हम अपना इंडियन एक्सप्रेस का करंट अफेयर्स और एडिटोरियल सेक्शन देखेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली चीज़ यहाँ पे दोस्तों, एक यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड और कह सकते हो कि इकोलॉजी में भी ये काम आ सकता है। इकोलॉजी के सेक्शन में ये कह सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है द साइंटिस्ट ट्रैक कॉज ऑफ मिस्ट्री पैडी डॉर्फिंग। असल में क्या हुआ दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा में आजकल जो चावल की खेती हो रही है, इन चावल की खेती में देखा गया दोस्तों कि जो चावल की खेती करंट टाइम में हो रही है वो पहले की अपेक्षा में अब जो राइस प्लांट हो रहे हैं ना, वो काफ़ी डॉर्फिज्म मतलब काफ़ी बौने मिजाज के हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल निकला है कि बेसिकली ये जो स्टंट ग्रोथ हो रही है ना, स्टंट मतलब जो रुकावट की ग्रोथ हो रही है ना, इसका या तो कारण आप मानिए कि फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया बेसिकली दोस्तों कह सकते हो कि एक प्लांट होपर होता है। प्लांट होपर बेसिकली एक इंसेक्ट होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मतलब एज अ वेक्टर की कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो बाइट करता है, तो जो आपको डेंगू हुआ या जो उससे मलेरिया हुआ, तो वहाँ पे वेक्टर का जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो वहाँ पे मॉस्किटो है। तो उसी तरीके से देखो कि ये जो वायरस की कंडीशन क्रिएट हो रही है ना दोस्तों, ये जो डॉर्फिनिज्म की कंडीशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे आप दोस्तों के देखोगे कि ये प्लांट होपर की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लीव्स ऑफ द राइस प्लांट है ना, बेसिकली जो हो रहे हैं वो येलो कलर के चेंज हो रहा है। आइए दोस्तों पहले इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसी पेज पे एक न्यूज़ और है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, वो अभी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है द पैडी डॉर्फिंग विच शोज द सिम्टम्स ऑफ द स्टंटिंग रेडियोइंग हैविंग अंडरटेकन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनालिसिस एंड डीएनए आइसोलेशन थ्रू द पीसीआर टेक्निक। बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो स्टडी की गई है, ये जो एनालिसिस की गई है, पीसीआर की मदद से की गई है। पीसीआर बेसिकली आपको पता होगा ना, आरटीपीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आरटीपीसीआर आपने कोविड का टेस्ट वगैरह कराया होगा, तो उसमें आरटीपीसीआर आपने सुना होगा, इस वर्डों से आप फैमिलियर होंगे। और नहीं होंगे दोस्तों तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो लेते आऊँगा, कोई वैसी बात नहीं है। तो आप देखोगे दोस्तों की यहाँ पे लिखा है द फाइटोवायरस और द राइस रेजिस्टेंट वायरस एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। दिस वायरस व्हिच इंड्यूस स्टंटिंग एंड द येलोइंग ऑफ द राइस प्लांट्स एंड इज ट्रांसमिटेड बाय द ब्राउन प्लांट होपर। तो बेसिकली वही बात है दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर के पेज पे बताया कि प्लांट होपर एक वायरस, एक इंसेक्ट है, वो वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आप देखोगे दोस्तों कि ये जो प्लांट की स्टंट ग्रोथ हो रही है और ये जो मतलब जो उसकी लीव्स हैं वो येलोइश कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो दोस्तों और दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे एक चीज और लिखी है, द सेकंड पॉसिबल सोर्स ऑफ द फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैथोजन दैट इज स्प्रेड बाय द बोथ ब्राउन प्लांट होपर्स एंड द ग्रीन लीफ होपर सकिंग इंसेक्ट्स। मतलब क्या है दोस्तों कि इसके दो मेन कंसर्न्स देखे साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि पहला तो प्लांट होपर की कंडीशन है, ये वेक्टर की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या है दोस्तों कि एक फाइटोप्लाज्मा करके बैक्टीरियल पैथोजन भी है, वो बेसिकली क्या है कि प्लांट होपर से ही स्प्रेड होता है। और इससे क्या होता है कि प्लांट होपर से मतलब ये स्प्रेड होगा, जिसमें क्या होता है कि जो इंसेक्टिंग पैक्स आप कह सकते हो कि जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा ग्रीन प्लांट्स में जो छेद टाइप के बन जाते हैं, लकड़ियों में दीमक आपने देखा ना, घुन टाइप का जो लग जाता है लकड़ियों में। तो बेसिकली दोस्तों ये वही कंसेप्ट है, यहाँ पे शो कर रहा है कि सेकंड जो पॉसिबल कंडीशन होगी वो इसी में से स्प्रेड हुई है, ब्राउन प्लांट होपर की वजह से, जो सकिंग एक इंसेक्ट पेस्ट है, जिसकी वजह से जो हेल्दी लीव्स हैं वो बेसिकली डिग्रेड कर जा रहे हैं और प्लांट्स की जो हाइट है वो स्टंट ग्रोथ हो जा रही है। तो दोस्तों यही था। और दोस्तों इसके अगर आगे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है द मैनी फार्मर्स इन द पंजाब हरियाणा इवन पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव फॉर द पास्ट फोर्टनाइट इवन रिपोर्टिंग। मतलब बेसिकली ये जो समस्या है ये आपको वेस्टर्न यूपी में मिलेगी और पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब, ये दोस्तों याद रखिएगा, ये लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेसिकली मतलब ये पीसीएस की कंडीशन में करंट अफेयर में बन सकता है। कंडीशन इन द सेंस कि आप कैसे कह सकते हो कि जो डॉर्फिनिज्म का जो कंडीशन है वो ज्यादातर प्लांट्स का वो आपको यहीं देखने को मिल रहा है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में। तो इसके बाद आप देखोगे दोस्तों की अब हम दूसरी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरी न्यूज़ दोस्तों देखोगे ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है। पहले क्या था दोस्तों कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इफ डिफेंस पर्सनल डाई इन द सर्विस इन गेट 1 करोड़। गुजरात की सरकार ने ऐलान किया कि अभी क्या होता था दोस्तों कि पहला मिलिट्री फोर्सेज में बेसिकली जो सिपाही, जो नौजवान बेसिकली डाई कर जाते थे या खत्म कर जाते थे, तो उनको 1 लाख रुपए कंसनसेशन मिलता था, मुआवजा मिलता था। अब उनको 1 करोड़ मिलेगा। और तो और आप देखोगे दोस्तों कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप्स यहाँ पे ये भी लिए हैं कि बेसिकली इन कंपनसेशन का दायरा थोड़ा सा रिपील किया, मतलब थोड़ा सा बढ़ाया। तो आइए दोस्तों इसको अगले पेज में ये भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कि लिखा है, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैंने इसको पूरा ही मार्क कर लिया कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या था कि अब देखो कि 2016 के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस में पहले क्या था कि एक रिजोल्यूशन लाया गया था। इसमें क्या था कि मरने वाले के बाद किसी भी कंडीशन में जो कि 5 सर्कमस्टेंसेस गुजरात गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं, उसी के तहत आप देखोगे कि यहाँ पे पैरामिलिट्री के जो शहीद हैं या सैनिक हैं या जो सिपाही हैं उनके तहत मिलेगा। दोस्तों बेसिकली आप देखोगे कि ये जो डिसीजन है ना गवर्नमेंट का, ये डिसीजन अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के बाद ही आया। और तो और देखोगे दोस्तों कि साथ में काम करने वाले जो जवानों होते थे, जवान के साथ मतलब जैसे कलीग्स वगैरह नहीं होते थे काम करने वाले, तो उनके काफी मतलब विद्रोह करने के बाद, काफी प्रोटेस्ट करने के बाद गुजरात सरकार ने अपनी आंखें खोली है और थोड़ा सा मतलब लिबरल पॉलिसी अपनाई है। लिबरल पॉलिसी के तहत आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि इस न्यू रिजोल्यूशन में क्या है कि अभी तक क्या था कि सैनिक मतलब पैरामिलिट्री, देखिए दोस्तों क्या है ना कि अभी भी पैरामिलिट्री को लेके लोगों की जो सोच है वो थोड़ी सी इन कंपैरिजन आर्मी अभी भी मतलब पैरामिलिट्री के लिए यूनियन बजट काफ़ी कम ही पेश करता है या काफ़ी सारे एलोकेशंस कम ही दिए जाते हैं। तो उसी के तहत मतलब ये काफ़ी जोर पकड़ता हुआ है। जोर पकड़ता मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस पर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लीजिएगा, समझिएगा कि
बेशक हो सकता हो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर दोस्तों आपके नॉलेज प्रोस्पेक्टिव के लिए काफी मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों कि लिखा हुआ है द न्यू रिजोल्यूशन effective from the Monday, monthly assist from the 1,000 for the widows of slain defense and paramilitary personals has been received। मतलब जो पहले विडोज हुआ करती थी, मतलब जो सिपाही सिपाही की और जो पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स हुआ करते थे उनकी जो विडोज हुआ करती थी उनको 1,000 रुपये महीना मिलता था एज अ पेंशन, अब 5,000 रुपया मिलेगा। और दोस्तों आप देखेंगे कि जो पहले मतलब सोल्जर शहीद हुआ करते थे अगर वो अनमैरिड होते थे तो उस कंडीशन में उनकी माँ को कंपनसेशन मिलेगा, 50,000 रुपया पहले मिलता था और 500 रुपया पर मंथ, अब उस चीज़ को एक्सीड कर दिया गया है और 5 लाख रुपये महीने 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा और 5,000 रुपया महीना बोथ पेरेंट्स को, माता पिता दोनों को दिया जाएगा। पहले के केस में सिर्फ माँ को दिया जाता था। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि अगर शहीद के 2 बच्चे हैं, अगर शहीद के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को बेसिकली क्या है कि पैरामिलिट्री जो होगी वो 500 रुपया पहले जो देती थी 25 साल तक, अब उसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया गया। पहले आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली क्या होता था कि अगर कोई भी मतलब किसी भी जवान के अंदर ऑन सर्च ऑपरेशन या किसी भी कंडीशन में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए सर्च ऑपरेशन में चोट लग गई या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, वॉर हो गई, इस दौरान अगर फौजी को चोट लग गई तो उस दौरान क्या होता था कि एक फिक्स असिस्टेंट दिया जाता था। फिक्स असिस्टेंट में जैसे कि 50,000 रुपया एक टाइम पे दिया जाता था और उसके बाद 1,000 रुपये पर मंथ, मतलब एज अ मुआवजा कि आपने देश के लिए एक कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। 2.5 लाख रुपये जो फिक्स असिस्टेंट 50,000 था उसको 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है और उसके बाद आप देखोगे कि इस 1,000 को 5,000 रुपया महीना में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आप देखोगे कि बेसिकली ये जो फंड है, ये जो गवर्नमेंट ने फंड को इंक्रीज किया है, ये चीफ मिनिस्टर के जवान रिलीफ फंड से ही एलोकेट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस और भी किए हैं, जैसे क्या होता था दोस्तों कि जो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते थे परमवीर चक्र और वीर चक्र में, इसका जो अमाउंट होता था ये भी अब जो बढ़ाया गया है ना, इसके कंपैरिजन तो बहुत ही ज्यादा लो हुआ करता था, इसको भी यहाँ पे काफी मतलब जोर पकड़ते हुए इंक्रीज किया गया। पहले क्या था दोस्तों कि परमवीर चक्र में जब कोई शहीद होता था तो परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आप जानते होंगे ना कि 22,500 रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए किया गया है। और आप देखोगे कि अशोक चक्र पहले यहाँ पे जब कोई मतलब अशोक चक्र सिपाही पाता था तो उसको 20,000 रुपए दिया जाता था, इसको यहाँ बढ़ा के 1 करोड़ रुपए किया गया है। और आप देखोगे कि महावीर चक्र में जहां पहले 15,000 रुपए मिलते थे वहां अब 50 लाख रुपए मिलेंगे, और जहां पे कीर्ति चक्र में 12,000 रुपए मिलते थे अब वहां पे 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों यही था। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। ये दोस्तों एक छोटा सा न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखोगे कि जेएनयू के टीचर्स ने थोड़ा सा मतलब सीयूईटी के कुछ कंडीशन मतलब कुछ प्रोसेसेस पे वो जताई है, नाराजगी जताई है। इस कंडीशन में क्या है दोस्तों कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट अब होने लगा है, पहले अब जो पीजी के तहत इनका क्राइटेरिया है सीयूईटी एग्जाम का, तो जेएनयू के टीचर्स ने इस चीज़ पे विरोध प्रदर्शन किया है, मतलब विरोध जताया है। इस कंडीशन में क्या मतलब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि ये जो जेएनयू के टीचर्स हैं ये चाहते हैं कि जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम है वो सीयू जो अब मल्टीपल चॉइस बेस पे ले रहा है ना, ये नॉलेज बेस पे होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न है, ये मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि असम से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। असम के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी नई पहल की है। इस नई पहल में क्या है कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा जी ने ये नई पहल की है कि अब मदरसा में जो इमाम वगैरह होंगे उनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब ये रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि अभी तक क्या होता था दोस्तों यहाँ पे एक आसाम से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है। आसाम से रिलेटेड इस न्यूज़ में क्या है दोस्तों कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने हिमंता बिस्वा ने एक नई अप्रोच की है। इस नई अप्रोच के तहत क्या है कि एक इन्होंने जो है सिंगल ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सिंगल ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अगर कोई इमाम अगर किसी बाहर के गाँव से आता है या किसी बाहर के विलेज से आता है या किसी अदर लोकल पुलिस स्टेशन से आता है तो उसको इस पर जो है पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और पुलिस उस पर जो है आइडेंटिफाई करेगी। ऐसा इसलिए अप्रोच किया गया दोस्तों कि क्या होता था ना कि ये जो इमाम्स होते थे मदरसा में एज अ मतलब धर्मगुरु का रोल प्ले करते थे। जैसे अपने में हिंदुओं में ब्राह्मण है तो वैसे मुस्लिमों में इमाम्स होते हैं एज अ धर्मगुरु। तो ये जो इमाम्स हुआ करते थे कभी कभी क्या होता था कि कुछ जैसे बांग्लादेश है, आसाम से सटा बॉर्डर है ना, आसाम और बंगाल के पास बांग्लादेश पास पड़ता है, तो बेसिकली क्या होता था दोस्तों कि असम से कभी कदार कुछ बांग्लादेशी आ जाते थे तो लाइक जिहादी सेंटिमेंट्स फैलाने लगते थे जो मतलब फंडामेंटल पर्पस के काफ़ी विरुद्ध है। तो दोस्तों यही सब चीज़ों को कम करने के लिए अप्रोच किया गया है। तो अब दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे भी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि अभी तक चाइना के 2 साल के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद, कोविड के लॉकडाउन के बाद बीजिंग में अब चाइना ने जो है इंडियन जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे उनको उन्होंने वेलकम किया है और ऑफिशियली उन्होंने बोला है इंडिया की एम्बेसीज़ को कि आप अपना वीज़ा देना वापस से प्रोसेस शुरू कर दीजिए, आप वापस से अपने मतलब इंडियंस बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए। तो दोस्तों 2 साल के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि अभी तक क्या था दोस्तों कि मतलब लगभग मान के चलिए कि काफ़ी स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन जो थे वो बीजिंग में चल रहे थे। तो थोड़ा सा ये लिबरल अप्रोच जो है चाइना ने अपनाया है। तो अब दोस्तों आगे की न्यूज़ देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, ये आप मतलब रिलेट कर सकते हो इन कंपैरिजन जो गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करने पे फोकस किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिबेट है। डिबेट क्या मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस व्यू में समझाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात का मॉडल अपनाया, गुजरात के मॉडल का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे ऑथर ने समझाने की कोशिश की है कि गुजरात में क्या है बेसिकली कि दोस्तों जो MCA के कोर्स हैं 1994 से 1994 से गुजराती लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि वहाँ पे
मतलब जो पढ़ने के बाद लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे वो पॉइंट बेसिकली निकल के आ रहे हैं कि अगर आप मतलब मदर टंग में इन्फ्लुएंस करते हो, जिन बच्चों को, जो बच्चे थोड़ा मतलब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या जो इंग्लिश थोड़ा समझने में उतने काबिल नहीं है, जो हायर एजुकेशन इंग्लिश में नहीं ले सकते हैं, तो अगर आप उनकी मदर टंग में उनको देते हो तो काफ़ी मतलब अच्छा उनके एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली दोस्तों यही था। तो यहाँ पे दो लोग के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू यह है, एक ऑथर मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सन जो है अपने बारे में बताता है कि बेसिकली उसका जो बीसीए का एजुकेशन था वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखोगे दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज में होने के बाद वो अपनी मतलब बातों को शेयर करते हैं, बताते हैं कि इसके बाद क्या था कि फर्स्ट ईयर में ही C++ की लैंग्वेज में, बेसिकली बीसीए में एक सब्जेक्ट भी होता है C++ लैंग्वेज होती है, तो उसमें ही उनके बैकलॉग लग गई थी, बैक आ गई थी। तो इसके बाद उन्होंने मतलब काफ़ी मशक्कत के बाद निकाली, क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में था। अब इंग्लिश उनका बैकग्राउंड नहीं था तो उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो इसके बाद उन्होंने अपना जो एमसीए किया, एमसीए को गुजराती लैंग्वेज में किया। इसके बाद आप देखोगे कि गुजराती लैंग्वेज में करने से क्या फायदा है दोस्तों? फायदा क्या, मतलब यहाँ पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहे हैं कि इससे क्या है कि उनको एग्जाम का स्ट्रेस लोड उतना नहीं है लैंग्वेज का। बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों कि आप मान के चलिए जिन चीज़ों से आप फैमिलियर होते हो ना, तो उस चीज़ में आप नहीं कुछ भी आपको नॉलेज है तो आप कर जाओगे। सपोज करिए एक नॉर्थ इंडिया का आदमी जो हिंदी बोलता हो, अचानक से उसको केरल या साउथ वगैरह में भेज दिया जाए, वहाँ के लोग, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो बेसिकली यही चीज़ें हैं दोस्तों। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट डिबेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इस पॉइंट डिबेट में ये क्या है दोस्तों कि एक छोटा सा टर्म है, यहाँ पे लिखा है, इफ योर टेक्निकल नॉलेज इज स्ट्रॉन्ग यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, एक्सप्रेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग कम्स ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यही है कि अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है और आप अपने सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को जानते हो तो काफ़ी मतलब बेहतर है ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से। तो मान के चलिए जो स्टूडेंट्स बेसिकली नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश, तो ये उन्हीं के अप्रोच, मतलब ये उन्हीं के रिगार्डिंग दिखाया गया है कि कैसे नेशनल जो अब एजुकेशन पॉलिसी आएगी, मदर टंग के इन्फ्लुएंस को वो प्रमोट करी, मदर टंग में ही एजुकेशन को प्रमोट करी अपने। तो यही गुजरात का रोल मॉडल अपनाते हुए इसने एक कुछ पॉइंट्स को दिखाया कि कैसे मतलब वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में, वहाँ के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस पहुँचा है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्शन को भी देखते हैं। तो इकोनॉमिक सेक्शन में क्या है दोस्तों कि एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ इकोनॉमी के सेक्शन में एक छोटा सा मतलब एक आर्टिकल निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि एक छोटी सी मतलब डिबेट दी गई है। डिबेट इन द सेंस कि कुछ डेमोग्राफी, कुछ डेटा के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि जो गवर्नमेंट की करंट टाइम में जो अप्रोच है ना कि एनपीए इतना ज़्यादा जो बढ़ गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है सरकारी बैंकों का कि इनको प्राइवेट किया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ आरबीआई के जनरल्स निकले हैं कि ये जो सरकार की अप्रोच है ये गलत है। तो थोड़ा सा एज अ कंपेरिजन डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट की बैंक है ये मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली क्या था दोस्तों कि जब इंदिरा गांधी का एरा था, इंदिरा गांधी के टाइम जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम क्या था कि उनकी ये अप्रोच थी कि बैंक सारे सरकारी होने चाहिए, प्राइवेट बैंक नहीं होने चाहिए। तो ये 1969 के एरा प्लान की बात कर रहा है। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे एनपीए की कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि गवर्नमेंट को भी ये समझ में आने लगा कि थोड़ा सा हमको प्राइवेटाइज होना पड़ेगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में एक छोटा सा मतलब कंट्रोवर्शियल यहाँ पे डिबेट है। इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक के बीच का एक छोटा सा डिबेट है। तो दोस्तों इस ग्राफ को देखिए और समझने की कोशिश करिए। इस ग्राफ को आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मतलब डिबेट समझ जाएंगे। हो सकता है दोस्तों कि ये नॉलेज, ये न्यूज़ आपके काम में आ सकती है कि प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट की अप्रोच है सरकारी बैंकों को लेके, पब्लिक सेक्टर बैंकों को लेके, तो किस हद तक ये सही है और क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो ट्यू बी अ ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे एक आपको अच्छा पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखते हो दोस्तों कि इस ग्राफ के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि अभी भी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर लोन देना हो तो सरकारी बैंक की ही पहली पहल होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक की ही पहली पहल होती है, ना कि प्राइवेट बैंक की। और आप देखोगे दोस्तों कि अगर सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखोगे, लोगों को जोड़ने के कंटेक्स्ट में देखोगे, तो बेसिकली अभी भी बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखोगे कि वो प्रॉफिट पे ही डिपेंडेंट है। प्रॉफिट पे डिपेंडेंट इन द सेंस आप देखोगे कि अभी आपको गांव देहात में, रूरल इंडिया में सरकारी बैंक ही मिलेगा और सरकारी ही एटीएम मिलेगा, ना कि प्राइवेट बैंक का मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सेविंग के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये बात हो सकती है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको आगे मिल जाए। लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि अगर इनकम के कंटेक्स्ट में बात करोगे कि जैसे सेविंग्स के थ्रू आप देखोगे तो हो सकता हो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ लोगों की अप्रोच ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप ब्रांचेस की बात करोगे और प्राइमरी लीडिंग सेक्टर की बात करोगे तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक आगे ही है। तो दोस्तों यही छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जो है स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके अगर थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। मैंने पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप यही देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है। यहाँ पे दोस्तों जो छोटी सी न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्लेरन जो ब्रिटिश की लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने क्या है कि मुंबई में अपना पहला डीलरशिप प्लान स्टार्ट, मतलब डीलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। पहली डीलरशिप अपनी इंडिया में मुंबई में ली है। ये बेसिकली अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूज़ था दोस्तों, मैंने सोचा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम एडिटोरियल सेक्शंस को देखेंगे, लास्ट में अपने एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एडिटोरियल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। ये दोस्तों एडिटोरियल बेसिकली वुमेन की इंपावरमेंट से रिलेटेड है। आपने दोस्तों देखा होगा कि हाल ही में हमारी 75वीं जो है स्वतंत्रता दिवस थी, 15 अगस्त के समय नरेंद्र मोदी ने लाल किले से वुमेन की डिग्निटी पे बात किया। और बेसिकली यहाँ पे दोस्तों
वुमेन को जो है वीरंगनाज बोला गया। वीरंगनाज मतलब बहादुर। बहादुर इन द सेंस आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात की गई। आप देखोगे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें बेसिकली जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे लाइक रानी लक्ष्मीबाई और हज़रत महल बेगम, ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब वुमेन को किस तरीके से सरकार ने अप्रोचेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने की पहल की गई है, उसके बारे में बात किया गया। और दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि सरकार का यहाँ पे मतलब एक मेन है प्रोवोक है। प्रोवोक इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि अपने सेंटिमेंट्स लोगों के थ्रू पहुँचाना कि अगर नारी को इज्जत देना है तो घर से ही शुरुआत करनी होगी। घर से शुरुआत इन द सेंस कि आप हाउस होल्ड से ही कोशिश करिए कि बेटी बेटा एक समान है। तो यहीं से आप सोसाइटी को मतलब एक वुमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से मतलब यही बातें ऑथर ने यहाँ पे लिखी हैं। और आप देखोगे दोस्तों कि लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप वुमेन इंपावरमेंट में, एस्से में और वुमेन इंपावरमेंट में ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लास्ट में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लाइन अगर आप चाहो तो कहीं यूज़ कर सकते हो। तो आप दोस्तों देखोगे यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द होलिस्टिक अकाउंट ऑफ द वीरंगनाज द पीएम एम्फेसिस्ड नारी शक्ति विच कैन सीन इन वेरियस फील्ड सच एज लॉ, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेसी, एकेडमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो दोस्तों आप देखोगे कि कैसे यहाँ पे वुमेन का धीरे धीरे इन्फ्लुएंस ये सारी जगहों पे बढ़ते हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिक्स बढ़ते हुए, गवर्नमेंट में हमने कैसे मतलब एक वुमेन को इज्जत देने की कोशिश की। और आप देखोगे कि धीरे धीरे कैसे वुमेन का जो है प्राइवेट सेक्टर्स में और सरकारी जगहों में, पब्लिक सेक्टर्स में कैसे कैसे दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों जगह वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आप देखोगे कि धीरे धीरे नारी शक्ति के सम्मान में ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो दोस्तों यही सब था इस एडिटोरियल में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों, पसंद आई हों। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऐसे में रोज़ डेली करंट अफेयर्स और ये एडिटोरियल लेक्चर्स लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।